हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कल हमने शुरुआत कर ली थी समास की, और जिसमें से समास के हमने 2 भेद पढ़ लिए थे। ठीक है, कुल कितने हैं 6 और मुख्यतः कितने हैं 4। तो उसमें से हमने 2 भेद तो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे तीसरे भेद की, जो कि है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास के बारे में बात करेंगे आज हम। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान या उपमेय का संबंध होता है। किस किस का हुआ? विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय का क्या होगा? संबंध होगा। क्या होगा? संबंध होगा। अच्छा, बता देती हूँ उपमान किसे कहेंगे। देखिए, उपमान होगा जिससे तुलना की जाती है। जिससे तुलना की जाती है वो तो होगा उपमान, और जिसकी तुलना की जाती है, भाई जिसकी तुलना की गई वो है उपमेय, और जिससे की गई है वो है उपमान। ठीक है, उपमेय और उपमान आपको समझ आ गया है। दोबारा बता देती हूँ कि उपमेय तो वो होगा जिसकी तुलना की जाती है, और जिससे तुलना की जाती है वो है उपमान। तो कर्मधारय में क्या हुआ है कि विशेषण, विशेष्य या कहे तो उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, आगे जो उदाहरण आएंगे उसमें हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। ये देखिए समस्त पद है, ये विशेषण या विशेष्य, और यहां पर ये समास का क्या हुआ? विग्रह हुआ है। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है, इसकी जो पहचान है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें आएगा है जो, है ना, के समान, रूपी, ये सभी शब्द इसमें आएंगे। तो आप देखते ही समझ जाना कि ये क्या है। फिर ये है कर्मधारय समास। क्या क्या पहचान हो गई है जो, या फिर के समान या रूपी, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि ये बात की गई है कर्मधारय समास की। इन शब्दों का प्रयोग होगा इसमें कर्मधारय में। ठीक है, जैसे महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, पीतांबर। ठीक है, प्राण प्रिय, प्रिय है जो प्राणों को, वो होगा प्राण प्रिय। समझ रहे हैं आप बात को? ये है जो, के समान, रूपी, ऐसे अगर शब्द आ जाते हैं ना तो वो हो जाता है कर्मधारय में। किसमें हो जाएगा? कर्मधारय में हो जाएगा। अब देखिए, ये तो बात की गई थी विशेषण विशेष्य की। अब हम बात कर लेते हैं उपमेय और उपमान के बारे में। उपमेय और उपमान, उपमान यानी जिससे तुलना की जाती है, और उपमान जिसकी तुलना की जाती है, वो तो क्या हुआ? उपमान। ठीक है, इस टर्म को कहीं लिख लीजिए या फिर दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए, चंद्रवदन, चंद्रवदन, चंद्रमा के समान वदन। ठीक है, चंद्रमा के समान वदन। तो ये क्या हुआ है? यहाँ पर देखिए के समान आ गया है, तो तुलना की जा रही है ना भाई, चांद के समान है जो मुख या चेहरा। ठीक है, तो तुलना हो गई है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कैसी आंखें हैं? कमल के जैसी हैं। ठीक है, विद्या धन, विद्या रूपी धन। क्लियर है बात? अच्छा, भव सागर, भव रूपी सागर। ठीक है, मृग नयनी, मृग के समान नेत्र वाली, मृग के समान नेत्र वाली। अच्छा, जैसे हो सकता है बात कर लेते हैं राजीव लोचन, राजीव के समान है जो लोचन, है ना। ये और आप लोग एग्जाम्पल ऐड कर लीजिएगा इसमें। जैसे हम कह सकते हैं नव युवक, नव है जो युवक, क्या बात की गई है? नव युवक, यानी कि नव है जो युवक। और हम बात कर लेते हैं एक दो उदाहरण की, जैसे कि खुशबू, खुशबू, खुश है जो बू, बू मतलब गंध, है ना, खुश है जो बू। तो ये किस में आ जाएंगे? कर्मधारय में आ जाएंगे, है ना। क्रोधाग्नि यानी कि क्रोध रूपी अग्नि। देखिए, आप एक बार लिख लीजिएगा इसको ना, एक सेकेंड। यहाँ देखिए,
ये देखिए, क्रोधाग्नि, ये इस तरह से, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रोध है जो क्रोध रूपी अग्नि, है ना, के समान। तो आपको जो एग्जाम्पल जो पहचान है ना वो इस तरह से बनानी है भाई। देखो इसमें तो तुलना की जाएगी पहली बात, सेकंड इसकी कुछ पहचान है जो आ गया, के समान आ गया है, रूपी आ गया है। इस तरह के आपको शब्द कहीं देखने को मिले तो वो हो जाएंगे कर्मधारय में। वो किस में हो जाएंगे, कर्मधारय में हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आगे अगली बात पे चल देते हैं जो कि है द्विगु समास। कौन सा समास है, द्विगु समास। ये देखिए फोर्थ पर आ चुके हैं हम। किस पर आ गए हैं, फोर्थ पर। देखिए, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक, कौन सा, संख्यावाचक, कुछ भी नहीं सोचना, बस आप अगर संख्यावाचक है ना द्विगु करके आ जाना। ठीक है, संख्यावाचक होंगे जैसे नंबर्स होंगे उसमें, अर्थात गणना बोधक यानी कि गणना भी की जाएगी उसकी, तथा दूसरा पद प्रधान होता है। भाई पहले पद में तो क्या होगा कि होगा संख्या हो जाएगी, उसकी हम गणना कर पाएंगे, बट दूसरा पद क्या होगा, उसका प्रधान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले जो पद को देखना है, क्या उसमें गणना हो रही है, क्या उसमें संख्या आ रही है। यदि संख्या आ रही है तो हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। जैसे कि देख लेते हैं, ये देखिए, नवरत्न, नवरत्न यानी कि 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको। आपको है ना इसमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर समूह की बात की गई है, किसी न किसी ग्रुप की बात की गई है, समाहार या समूह की बात की जाएगी, संख्याओं की, है ना। संख्या की जो समूह होगा उसकी बात यहाँ पर की जाएगी, तब वो होगा द्विगु समास। जैसे जैसे नवरत्न आया, 9 रत्नों का समूह, तो इसमें समूह कितने रत्नों का है, 9 रत्नों का है, ग्रुप हो गया। चलिए फिर देखते हैं सप्ताह, 7 अहतों का समूह, तो यहाँ पर भी समूह की बात की गई है। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न, नव यानी कि 9, बिल्कुल हम सभी जानते हैं, रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों, अब्दों यानी कि वर्षों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। और इसी तरह से अगला देख लेते हैं, पंचरात्र यानी कि पंच यानी के 5 और रात्रि, ये देखिए रात्रियों का समाहार। अच्छा, अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद से पहले एक आधे जो उदाहरण है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आ सकता है भाई, देखिए पंजाब आ सकता है, क्या आ सकता है, पंजाब आ सकता है। पंजाब का मतलब पता है आपको, पंजाब नाम कैसे रखा, ये देखिए पंजाब भी आ सकता है, तो होगा पंच आबों का समूह। क्या हो जाएगा, पंच, ये आप ना कहीं पर भी नोट कर सकते हैं, पंच आबो। आबो क्या होता है, आबो का मतलब होता है नदी। क्या होता है, नदी। पंच आबों का समूह, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ जी, पंजाब मतलब पंच आबों का समूह यानी कि 5 नदियों वाला समूह जहाँ पर पंजाब है। अच्छा, अब एक फिर बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा बता देती हूँ मैं आपको, दूसरा देखिए शताब्दी। देखिए शताब्दी की बात कर ली है क्या हमने, ये कर ली है ना, तो नहीं बताते इसको। फिर तीसरा, दूसरा देखो, देखो छत्तीसगढ़, क्या है, छत्तीसगढ़, यहाँ, तो क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ों का समूह। कितने गढ़ हैं, छत्तीसगढ़ों का समूह। अच्छा, पखवाड़ा, क्या हो जाएगा, एक और उदाहरण आया है जी, बिल्कुल पखवाड़ा। तो पखवाड़ा क्या होता है, ये देखिए, है ना, पखवाड़ा मतलब है 15 दिनों का समूह, 15 दिनों का समूह, ये आप एक्स्ट्रा में नोट कीजिएगा। ठीक है, पखवाड़ा हो गया 15 दिनों का समूह। फिर आता है चवन्नी, क्या आएगा, चवन्नी, ये देखिए, है ना, चवन्नी। अच्छा, ये क्या होगा जी, ये होगा 4 आनों का समूह। क्या हो जाएगा इसका विग्रह, 4 आनों का समूह। ठीक है, देखिए पांचवा,
पांचवा है चौराहा। क्या है पांचवा? चौराहा, यानी कि 4 राहों का समूह। ये वाला पूछा जा चुका है पहले। तो चौराहा का क्या होगा? 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ अपवाद के बारे में, फिर हम 5वें पर चलेंगे। अपवाद देख लीजिए। कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांत आता है। शब्द के अंत में क्या होगा? शब्दांत आएगा, संख्यावाचक आएगा अंत में। ठीक है, जैसे पक्ष द्वय यानी कि 2 पक्षों का समूह, लेखक द्वंद्व तो 2 लेखकों का समूह, संकलन त्रय 3 संकलनों का समूह। तो इस तरह से हमें कुछ अपवाद भी इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब 5वें भेद की तरफ। यहाँ जो है कौन सा है? द्वंद्व है ना। पहला हमने द्विगु पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने कर्मधारय पढ़ लिया, उसके बाद में हमने पढ़ा द्विगु। अब बात करेंगे द्वंद्व की, जिसमें क्या बताया था मैंने? जिसमें दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। पहला भी और दूसरा भी होगा, क्या होंगे? प्रधान होंगे। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। इसके जो दोनों पद है ना, वो किसके द्वारा जुड़े हैं? योजक चिन्ह के द्वारा होंगे जुड़े। ठीक है, तथा समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा एवं आदि लगते हैं। तो ये आपको पहचान मिल गई है आपकी। देखिए, और लगेगा, या तो या आएगा अथवा, या आएगा एवं। ठीक है, जैसे कि दिन रात, समास विग्रह क्या होगा? दिन और रात। सीता राम, सीता और राम। दाल रोटी, दाल और रोटी। तो यहाँ पर हमें पहचान मिल गई है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसमें क्या हुआ है? पहला पद दूसरा पद दोनों ही प्रधान है, दोनों ही प्रधान है। और बात की जाती है ये योजक चिन्ह, ये वाला जो चिन्ह है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है योजक चिन्ह। क्या कहा जाएगा? योजक चिन्ह। ठीक है, चलिए ये देखिए, माता पिता, माता और पिता, आयात निर्यात, आयात और निर्यात, हानि लाभ, हानि या लाभ, आना जाना, आना और जाना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बहुत इजी है ना, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर देख लेते हैं बहुव्रीहि की समास जो कि है अंत है, इसका भेद जो है ना वो लास्ट है। अब जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण रहेंगे, यानी कि प्रधान है ही नहीं, और इसमें अन्य पद प्रधान होगा, यानी कि भाई पहला पद और दूसरा पद तो हो गया गौण, और कोई अन्य पद होगा प्रधान। उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह होता है बहुव्रीहि समास। जैसे लंबोदर, क्या होगा? लंबोदर, अर्थात लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसका है? जी बिल्कुल, गणेश जी का है। और उदर का मतलब होता है पेट, उदर का मतलब क्या होता है? पेट। दोनों पदों का अर्थ प्रधान ना होकर अन्य अर्थ निकल गया है गणेश। भाई ना तो इसमें ना तो ये प्रधान होगा पहला पद, ना दूसरा पद, तो कौन सा अन्य अर्थ प्रधान होगा? जो कि है गणेश जी। ठीक है, जैसे देखिए घनश्याम, घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण जी। ठीक है, घन जैसा श्याम अर्थात कृष्ण जी। नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। गजानन, गज के समान आनन वाला, अर्थात गणेश जी। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, यानी कि शिव जी। हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिसका, अर्थात सरस्वती माता। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ देखिए, हाँ जी, ये बात कर ली है। महावीर, महान है जो वीर, यानी कि हनुमान जी। दिगंबर, दिशा ही है अंबर जिसका, अर्थात शिव जी। चतुर्भुज, 4 भुजाएं वाले, कौन है? विष्णु भगवान जी हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, और भी आ सकता है, जैसे क्या आ सकता है? 12 सिंगा, 12 सींग वाला, पतझड़ वाला भी आ सकता है। इसमें कुछ और एड ऑन कर सकते हैं आप। तो बहुव्रीहि को आपको समझ में आ चुका है, जिसमें दोनों पद क्या होंगे?
दोनों पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा जो अर्थ निकलेगा वो प्रधान हो जाएगा, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं। प्राय यह देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती है। भाई कुछ समास ऐसे हैं जिसमें विशेषताएं क्या होंगी, समान जैसी होंगी, लेकिन फिर भी उनके मौलिक अंतर है। फिर भी ना छुटपुट अंतर आपको देखने को मिल ही जाएंगे। भाई ऐसा है कि मैच नहीं कर रहे एक दूसरे को, बट बहुत अलग भी नहीं है ना। बहुत माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। समान प्रतीत होने वाले समासों के अंतर को वाक्य में भिन्न प्रयोग के कारण समझा जा सकता है ना। कुछ कुछ हमें अंतर मिलेगा, हम प्रयोग करके देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ जी अंतर है। कुछ शब्दों में दो अलग अलग समासों की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। कुछ जो शब्द होते हैं ना उसमें अलग अलग समासों की क्या होगी, विशेषताएं दिखती है। यहाँ पर देख लेते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि के बारे में। कर्मधारय आपको याद है, अब ये भी तो पढ़ा था ना, वही चीज है। और बहुव्रीहि तो एकदम नया ताजा पढ़ा है। देखिए कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण तथा विशेष्य या कहें उपमान और उपमेय का संबंध होता है, बिल्कुल होता है साहब। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पद का अर्थ प्रधान ना होकर अन्य अर्थ प्रधान होता है। भाई ना तो उत्तर पद प्रधान हुआ ना पूर्व पद प्रधान हुआ, प्रधान कौन हुआ, कोई अन्य अर्थ ही हुआ, यानी कि अन्य अर्थ प्रधान होगा। जैसे मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, तो ये तो हो गया कर्मधारय। तथा नीलकंठ, वह जिसका कंठ नीला है वह है शिव, शिव है, अर्थात शिव अन्यार्थ लिया गया है, यानी कि बहुव्रीहि। समझ रहे हैं आप अंतर को। यहाँ तो तुलना की बात होगी ना, के समान, है ना, और यहाँ पर क्या बात हो गई है, कोई अन्य ही अर्थ प्रधान हो गया है। उसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए बहुव्रीहि व द्विगु समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यात्मक होता है, बिल्कुल होता है, हमने ऊपर पढ़ लिया है, और समस्त पद समूह का बोध कराता है। और बाकी जो पद है ना वो किसका बोध कराएंगे, वो समूह का बोध कराता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक होने पर भी समस्त पद से समूह का बोध ना होकर अन्य अर्थ निकलेगा। बहुव्रीहि में तो अन्य ही अर्थ निकलेगा, नो डाउट। हम दोनों पद यहाँ पर प्रधान ना होकर जो अन्य अर्थ निकल रहा है वही प्रधान है। मगर द्विगु में क्या है, पहला पद होगा संख्यावाचक, दूसरा पद हो जाएगा प्रधान, है ना, इतनी सी बात है। जैसे चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह, ये तो हो गया द्विगु। यहाँ पर देखिए आप संख्या की बात की गई है। जैसे यहाँ देख लेते हैं चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, यानी कि विष्णु जी, अन्य अर्थ है, बिल्कुल अन्य अर्थ है, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। अब बात कर लेते हैं संधि और समास में अंतर। संधि हमने पढ़ी थी ना पुरानी कक्षाओं में, उसी पुरानी, ज्यादा पुरानी नहीं है, परसों की ही है, ठीक है। संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है ना, बात की गई थी ना कि किस किस का मेल होगा, या तो दो वर्ण मिले या मिले दो ध्वनियां, उनका मेल होगा। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन आ जाता है, विकार हो जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ, ये देखिए आ, और उदर में क्या होगी, देखिए ये देखिए शब्द की आरंभ ध्वनि ऊ में आ तथा ऊ के मेल से जो ओ ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर विकार की बात होगी, परिवर्तन की, किसमें, संधि में, ठीक है। इस प्रकार संधि में दो या दो से अधिक शब्दों की कमी ना होकर ध्वनियों का मेल होता है। क्या होता है, ध्वनियों का मेल होता है। किंतु समास में लंबोदर का अर्थ, समास में क्या होगा, लंबोदर का अर्थ निकलेगा, अर्थात लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी हैं, गणेश जी हैं, ठीक है। अतः समास में मूलतः शब्दों का योग होता है। समास में क्या होगा, योग होगा। संधि में क्या होगा, संधि में होगा विकार, परिवर्तन, ठीक है। क्या होगा, परिवर्तन, ठीक है। बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर है ना आप सभी को। देखिए अब समास टॉपिक बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ चुका है, हम उसके कुछ प्रश्न करेंगे
और फिर ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसके प्रश्न क्या क्या हैं। ये देखिए, हाँ जी, समास में किसका मेल होता है? बात हमने ऊपर कर ली थी कि समास भाई किन से मिलकर बनेगा। क्या ध्वनियों से मिलकर बनेगा, क्या वर्ण से, क्या वाक्य से? वाक्य से तो बिल्कुल नहीं बनेगा, वर्ण से नहीं बनेगा, तो किससे बनेगा? शब्द के मेल से बनेगा समास। जिस शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम की बात की गई थी ना, किसमें था? अव्ययी भाव में। अच्छा, कारक के आधार पर किस समास के भेद किए जाते हैं? कारक आपको बताया था मैंने विभक्ति के बारे में, परसर्ग के बारे में, याद कीजिए। कारक के आधार पर किस समास के भेद होंगे? तो होंगे तत्पुरुष के। देखिए, आज तो हमने ये पढ़ा, क्या इसमें मिले आपको कारक? नहीं मिले ना, तत्पुरुष के हैं इसमें, जिसमें क्या क्या आया था? कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी छह की विभक्ति चिन्हों का क्या हुआ था? लोप हुआ था। कारक के चिन्हों का क्या हुआ था? लोप हुआ था। समस्त पद का किया जाता है, जो समस्त पद होता है ना, उसका क्या किया जाएगा? विग्रह। क्या किया जाएगा? विग्रह। ठीक है, ये देखिए, ये आपके लिए होंगे होमवर्क। ये सभी क्या होंगे आपके लिए? होमवर्क। कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ये वही सब है जो ऊपर हम बता चुके हैं। चलिए, अपना अपना रखिए ख्याल। कल मिलते हैं एक नए से टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।